तो कैसे हो बच्चों। आज का जो टॉपिक है हमारा क्लास 12th का, हम लोग आज सीखेंगे किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल से उसकी जनरल पोजीशन में। जनरल पोजीशन मतलब ना ही एक्सियल पोजीशन और ना ही इक्वेटोरियल पोजीशन। उसके अलावा अगर आप लोगों ने किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे। तो बहुत ही ज्यादा कीमती टॉपिक है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो बहुत खास टॉपिक रहने वाला है और बहुत सारे बच्चे से सीखते नहीं है। 85% बच्चे इस टॉपिक को पढ़ते ही नहीं है, मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं। तो आज का टॉपिक बहुत कीमती रहेगा और थोड़ा सा मेहनत रहेगी इसमें। अगर आप लोगों ने मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल से एक्सियल पोजीशन में और इक्वेटोरियल पोजीशन में निकालना नहीं सीखा है तो मैं पहले आप लोगों से बोलूंगा कि आप लोग वो दो वीडियो देख के इधर आइए। अगर आप लोगों ने वो दो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोगों को कुछ एक आध फॉर्मूले ऐसे हैं जो याद करने पड़ेंगे, वरना थोड़ा सा तकलीफ हो सकती है। ठीक है जी। तो शुरू करते हैं फिर आज का टॉपिक एकदम मस्त तरीके से, है ना। तो मैंने बोला कि किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल से उसकी जनरल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। जनरल पोजीशन मतलब पहले तो आप लोगों को ये बताऊं कि एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन क्या था। लाइक ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये इसका माइनस क्यू चार्ज है, ये इसका प्लस क्यू चार्ज है। तो इसकी जो डाइपोल एक्सिस, इसका डाइपोल मूवमेंट किधर को होता है, डाइपोल का नेगेटिव से प्लस की तरफ, ठीक है। और इसकी डाइपोल एक्सिस क्या होती है, ये इन चार्जेस को मिलाने वाली लाइन, और इसी को बोलते हैं एक्सियल पोजीशन। तो मुझसे बोलता है कि किसी डाइपोल की एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तो इस लाइन में कहीं पे अगर आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पता करते हो तो ये एक्सियल पोजीशन हो गई, ठीक है। और इक्वेटोरियल पोजीशन में पता करो कहता है तो डाइपोल के सेंटर से जाने वाली जो परपेंडिकुलर लाइन है, यहां पे आप किसी भी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करोगे तो ये होती है इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है। तो यहां निकालना भी सिखाया मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहां निकालना भी इलेक्ट्रिक फील्ड सिखा रखा है। आज हम निकालेंगे जनरल पोजीशन में। जनरल पोजीशन मतलब न तो तुम्हारा एक्सियल पोजीशन में निकालना है, न तुम्हें इक्वेटोरियल पोजीशन पे निकालना है। आज मैं यहां पे निकालता हूं ये। तो डाइपोल से अगर मैं यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो ये जनरल पोजीशन है यहां। अब आप लोग बोलोगे तो यहां निकाल सकते हो, यहां निकाल सकते हो, यहां निकाल सकते हो, यहां 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 कहीं भी निकाल सकते हो, ठीक है। और हाँ, अगर आप लोगों को एक बात और बताऊं, अगर आप लोगों को ये डेरिवेशन आता है तो आपको एक्सियल इक्वेटोरियल का डेरिवेशन नहीं भी आता है ना, तब भी आप उनका फॉर्मूला निकाल सकते हो। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा कीमती रहेगा, ठीक है। निकालते हैं फिर। जनरल पोजीशन क्लियर हो गया आप लोगों को। हाँ, तो फिगर में थोड़ा बहुत कुछ काम मैंने पहले से किया है, क्योंकि लाइन टेढ़ी बनती है तो मैंने ऑलरेडी कुछ इसकी हेल्प से बना दिए हैं। खैर, ये देखो, ये मेरा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका ये माइनस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है। तो कह सकते हो ना इलेक्ट्रिक डाइपोल है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, नेचर जस्ट अपोजिट है। तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो डाइपोल मूवमेंट है वो नेगेटिव से प्लस की तरफ है। तो इसका डाइपोल मूवमेंट मैंने ऐसे दिखाया, देखो, स्मॉल पी वेक्टर से माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल से मैंने किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। न तो वो पॉइंट एक्सियल पोजीशन में रखा हुआ है, न वो पॉइंट इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखा हुआ है। तो चलो, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल से मैंने यहां पे पी पॉइंट पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, ठीक है। ये देखो, ये पी पॉइंट इक्वेटोरियल में भी नहीं है, एक्सियल में भी नहीं है। तो पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। तो सपोज दैट इस डाइपोल के सेंटर ओ से, इस डाइपोल के सेंटर ओ से इस पी पॉइंट तक की जो पोजीशन है, ये मैं ले लिया आर वेक्टर। क्या ले लिया? आर वेक्टर, ठीक है। ये आर थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं वरना आप लोगों को दिक्कत रहेगी। तो इसकी जो पोजीशन है मैंने ले ली आर वेक्टर, डाइपोल के सेंटर से जहां पे आप लोगों ने पता करना है। उसके अलावा ओ से पी को मिलाने वाली जो लाइन है ना, इस लाइन का डाइपोल के साथ जो बनने वाला एंगल है, ये मैंने थीटा ले लिया। कि ओपी लाइन का इस डाइपोल के साथ बनने वाला एंगल क्या ले लिया मैंने? थीटा। तो बताओ कि पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे। अगर आप लोग देखेंगे, इसको बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो इसमें क्या है, पोजीशन वेक्टर दिखा रहे हैं हम आर से और एंगल दिखा रहे हैं थीटा से। तो पी पॉइंट के जो पोलर कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे आर कॉमा थीटा। क्लियर हो गया ना? ठीक है। तो इस पी पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं? टेस्ट चार्ज ले लेता हूं। सपोज दैट यहाँ पे एक जो टेस्ट चार्ज रखा हुआ है क्यू नॉट। अब इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है इस डाइपोल से। तो इस डाइपोल से जब पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है तो ये बहुत आसान काम नहीं रहेगा। तो ये कैसे निकालता हूं, देखो, मैं एक काम करता हूं, जो डाइपोल है इसको इसके कंपोनेंट्स में तोड़ता हूं।
ये जो डाइपोल दिख रहा है आप लोगों को, इसको इसके कंपोनेंट में तोड़ता हूं। कैसे तोड़ता हूं देखना ध्यान से। ये जो डाइपोल मोमेंट इधर को है ना, इस डाइपोल मोमेंट का आप लोग देखना है, ये जो डाइपोल मोमेंट है इसका ओपी के साथ बनने वाला एंगल थीटा है। तो आप लोगों को पता है किसी भी वेक्टर का, अब एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट रहता है, मैं बहुत बार बताया तो अभी जाऊंगा नहीं। किसी भी वेक्टर का अगर हॉरिजॉन्टल, मतलब ये एक्स एक्सिस के साथ थीटा, वाई के साथ मुझे नहीं पता क्या एंगल बन रहा है, तो देखो जिधर थीटा एंगल बनता है उधर कौन सा कंपोनेंट आता है, हॉरिजॉन्टल, तो ए कॉस थीटा रहेगा, और इधर क्या रहेगा, ए साइन थीटा। मतलब जिधर थीटा एंगल आता है उधर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस आता है, और इसके परपेंडिकुलर क्या आता है, साइन। तो बताओ ये डाइपोल मोमेंट का ओपी के साथ बनने वाला एंगल थीटा है, तो ये इधर कौन सा कंपोनेंट होगा डाइपोल मोमेंट का, ये बताओ। तो इधर डाइपोल मोमेंट का जो कंपोनेंट होगा वो होगा पी कॉस थीटा। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट को इसके कंपोनेंट में तोड़ रहा हूं, तो जिधर थीटा एंगल उधर क्या आएगा कंपोनेंट, मैंने बोला हॉरिजॉन्टल, तो डाइपोल मोमेंट का जो ये कंपोनेंट है ये हो जाएगा पी कॉस थीटा। ठीक है, उसके अलावा वर्टिकल कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर होता है, तो पी कॉस थीटा से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये पी कॉस थीटा से जो है मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, ये कौन सा कंपोनेंट होगा, पी साइन थीटा, इसको बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट बोलते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट। यहां तक क्लियर हो गया सबको। ठीक है, यहां तक कोई परेशानी नहीं रहेगी। चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। तो एक काम करते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब आप लोगों को कुछ एक आध फॉर्मूले आने चाहिए। अभी जाता हूं मैं फिगर में, क्या फॉर्मूले आने चाहिए। फॉर्मूले वैसे मैंने यहाँ पे लिखे थे अब, लेकिन ये फिगर में देखने में प्रॉब्लम रहे, इसलिए मैं फॉर्मूला इस साइड लिख के दिखाता हूं आप लोगों को। ये क्या है आप लोगों का, पी साइन थीटा। सुनना फिर, किसी भी डाइपोल से उसकी एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना मैंने आप लोगों को सिखा रखा है। इसका फॉर्मूला होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पी डाइपोल मोमेंट अपॉन आर क्यूब। एंड ऐसी किसी डाइपोल से, ठीक है, उसकी इक्वेटोरियल पोजीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन कितना होता था, आर क्यूब। ये दो चीजें आप लोगों को आनी चाहिए। ठीक है, तो मुझे पता करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इस डाइपोल से। तो इस डाइपोल से जब पता करना है तो मेरे पास डाइपोल के दो कंपोनेंट हैं, एक है पी कॉस थीटा, एक है पी साइन थीटा। तो पहले पी कॉस थीटा की वजह से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेता हूं, फिर पी साइन थीटा की वजह से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेता हूं, और रिजल्टेंट ले लूंगा दोनों का, है ना, निकल जाएगा टोटल। मतलब सीधी सी बात है कि मेरे पास हैं दो बच्चे, राम और श्याम। मेरे पास थी 50 टॉफी, 50 मैंने दोनों को बांट दी। राम और श्याम को मैंने 50 की 50 टॉफी दे दी। तो बताओ मैंने अब किसको कितनी दी है, या टोटल 50 टॉफी दी ना, मैंने 50 का हिसाब कैसे निकालूंगा। सीधी सी बात है, मैं देखूंगा कि राम या सपोज दैट ऐसा समझो मेरे पास कुछ टॉफीज है, मैंने उसमें से कुछ मैंने राम को दे दी, कुछ श्याम को दे दी। तो बताओ कोई मुझसे पूछेगा कि आपके पास टोटल टॉफीज कितनी है, तो मैं देखूंगा कि राम के पास कितनी टॉफी है, श्याम के पास कितनी है, दोनों को ऐड कर दूंगा। ऐसे मेरे को इस इलेक्ट्रिक डाइपोल से इस पी पॉइंट पे क्या करना है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। तो मैं डाइपोल के पी कॉस थीटा की वजह से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा, फिर पी साइन थीटा की वजह से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा, दोनों का रिजल्टेंट ले लूंगा, निकल जाएगा। ठीक है, तो लिखता हूं फिर सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू पी कॉस थीटा। तो पी कॉस थीटा की वजह से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो आप लोग खुद बताओ कि ये जो पी पॉइंट है पी कॉस थीटा की कौन सी पोजीशन में है, पी कॉस थीटा की एक्सियल पोजीशन में है ना। तो आप लोगों को पता है कि जब किसी डाइपोल की, जिसका डाइपोल मोमेंट पी है, एक्सियल पोजीशन में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट के अलोंग ही होती है। ये मैंने आप लोगों को सिखा रखा है। तो बताओ जब पी कॉस थीटा से इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, तो ये एक्सियल पोजीशन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहां को होगी। तो पी कॉस थीटा की वजह से इस पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैं E1 ले लिया हूं। क्या ले लिया हूं, E1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू पी कॉस थीटा। हाँ, तो पी कॉस थीटा की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है मैंने, तो पी कॉस थीटा की मैंने बोला ये जो पी पॉइंट है एक्सियल पोजीशन में है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको मैंने E1 लिया है। तो कितना हो जाएगा बताओ। तो कौन सा फॉर्मूला लूंगा, एक्सियल वाला लूंगा। तो E1 कौन सा वाला लूंगा, एक्सियल।
ठीक है। तो E1 एक्सियल वाला फॉर्मूला लूंगा तो देखते हैं कितना आता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक्सियल का फॉर्मूला ये है 2। डाइपोल मूवमेंट कितना है बताओ, P cos थीटा की वजह से पता कर रहा हूं ना, तो P की जगह कितना आएगा, P cos थीटा अपॉन कितना आ जाएगा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है R, तो डिस्टेंस का क्यूब होता है तो R क्यूब। ठीक हो गया। तो P cos थीटा की वजह से निकाल दिया और डायरेक्शन दिखा दी मैंने कि इसकी वजह से डायरेक्शन इधर को होगी। क्लियर। तो ये मैं मिटा देता हूं। हाँ, और ये एक्सियल पोजीशन में था, मैंने आप लोगों को बता दिया, तो इतना मैं लिखते नहीं है, सीधे E1 इक्वल टू इतना आ जाएगा। और साथ में लिख लेना डायरेक्शन एज सोन, डायरेक्शन आप लोग देख सकते हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू किसकी वजह से, P साइन थीटा, P साइन थीटा की वजह से पता करते हैं। तो इस P साइन थीटा इधर को है ना, तो P साइन थीटा की कौन सी पोजीशन में ये P पॉइंट, पहले ये बताओ। P साइन थीटा ऐसे जा रहा है और P इसके सेंटर से जाने वाली लाइन क्या लॉन्ग है, तो इक्वेटोरियल पोजीशन कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन। बताया था मैंने इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होती है, जैसे -q + q एक डाइपोल है, इसका डाइपोल मूवमेंट ये है, इक्वेटोरियल पोजीशन इसके सेंटर से जाने वाली जो लाइन होती है ये होती है। तो ऐसा ही तो है, P साइन थीटा ऐसे जा रहा है और इसके सेंटर से जाने वाली परपेंडिकुलर लाइन, तो ये इक्वेटोरियल पोजीशन है, तो यहां पे पता करना है। तो आप लोगों को बताया था मैंने कि किसी भी डाइपोल का डाइपोल मूवमेंट अगर इधर को है तो उसकी इक्वेटोरियल पोजीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये डाइपोल मूवमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो इसके इक्वेटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड किधर को होगा, इधर को, अगर डाइपोल मूवमेंट आपका इधर को है। तो बताओ P साइन थीटा की डायरेक्शन किधर को, इधर को, तो इसकी वजह से इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर को आएगा, इधर को, तो इसको E2 ले लिया है। क्या ले लिया है, E2। और कौन सी पोजीशन है, इक्वेटोरियल। हाँ, तो लिख देता हूं, तो E2 लिया मैंने, और कौन सी पोजीशन है, इक्वेटोरियल, तो EQU लिख दिया, इक्वल टू कितना आएगा, इक्वेटोरियल के लिए फॉर्मूला कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिगर मिटा लेता हूं सिर्फ आपको समझाने के लिए था। तो इक्वेटोरियल के लिए फॉर्मूला होता है P, लेकिन किसकी वजह से पता कर रहा हूं, P साइन थीटा, तो P साइन थीटा अपॉन कितना आ जाएगा, R क्यूब। ठीक है। और डायरेक्शन एज सोन। ठीक हो गया। हाँ, और इक्वेटोरियल लिखने की जरूरत नहीं है, इसको E2 लिख दोगे तो चल जाएगा। ठीक है। हाँ, तो P cos थीटा की वजह से भी निकाल दिया, P साइन थीटा की वजह से भी निकाल दिया। अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है इस P पॉइंट पे, तो E1 भी निकल गया, E2 भी निकल गया, तो टोटल कैसे निकलेगा, आपको पता है ना कि अगर एक वेक्टर ऐसे जा रहा है, दूसरा वेक्टर ऐसे जा रहा है, तो रिजल्टेंट कैसे जाएगा, इनसे बनने वाला एक पैरेललोग्राम बनाओगे, उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है, उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है, वो डायगोनल ही आप लोगों का रिजल्टेंट बताएगा। तो आपका रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपसे पूछेगा तो इधर को होगा। ठीक है। एक बात और सुनना कि P cos थीटा और P sin थीटा, ध्यान सुनना, ये वर्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो सीधी सी बात है, E1 और E2 भी एक दूसरे के क्या रहते होंगे, परपेंडिकुलर रहते होंगे। खैर, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है तो कैसे पता करेंगे, रिजल्टेंट लेके E1 और E2 का। अब इसके बाद देखना फिर लिखता हूं, नाउ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू डाइपोल, पूरे डाइपोल की वजह से। अब आप लोगों को पता है कि दो वेक्टर अगर एक दूसरे से थीटा एंगल पे हैं तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला कितना होता है, R इक्वल टू √, 11th क्लास में पढ़ते थे, A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। तो आज मेरे को रिजल्टेंट E है R के बदले, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, E इक्वल टू √, E1² प्लस E2² प्लस 2E1 E2 cos थीटा। ठीक है। अब मैंने बोला ना कि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, तो ऑब्वियस है एक्सियल और इक्वेटोरियल के पोजीशन के इलेक्ट्रिक फील्ड भी परपेंडिकुलर होंगे। तो ये एंगल कितना है आप लोगों का, 90। तो cos कितना आ जाएगा, थीटा की जगह E1 E2 परपेंडिकुलर है तो 90। ठीक है। अब cos 90 आ गया, तो आप लोग जानते हैं cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो इस cos 90 की जगह क्या रख सकते हैं,
0। तो 0 से 2 E1 E2 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो 0 से 2 E1 E2 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 0। तो E इक्वल टू कितना आ गया? अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। ठीक है, अच्छे से लिखता हूं थोड़ा साफ साफ। तो E इक्वल टू आ गया अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। ठीक है जी। अब E1 और E2 की वैल्यू तो मुझे पता है ना, तो अब लिखता हूं यूजिंग वैल्यूज ऑफ E1 एंड E2। E1 और E2 की वैल्यू यूज कर लेता हूं। ये तो निकाल लिए तो इनको रख देते हैं यहाँ पे। तो E इक्वल टू कितना आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ E1 की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा अपॉन r क्यूब, इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस E2 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p साइन थीटा अपॉन r क्यूब पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर है, यहाँ पे भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर है। तो अंडर रूट से बाहर क्या आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो p का स्क्वायर है, p का स्क्वायर है, तो p भी बाहर आ जाएगा अंडर रूट के। r क्यूब का स्क्वायर, r क्यूब का स्क्वायर, तो r क्यूब भी बाहर आ जाएगा, है ना। तो अब क्या बचता है अंदर, देखते हैं। हाँ, अंदर एक बच रहा है 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। एक बच रहा है cos थीटा, cos थीटा का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, प्लस इधर क्या बच रहा है? sin थीटा का स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। देखो 4 cos स्क्वायर थीटा बच रहा है, तो इसको कैसा लिखता हूं देखो। हाँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r क्यूब, 4 cos स्क्वायर थीटा को लिखूंगा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। आप लोग बोलोगे इसको मैंने ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं? 1। ठीक है, तो 1 लिख सकते हैं। तो लिख देते हैं, इसको मिटा देते हैं इतना हिस्सा। ठीक है, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r क्यूब अंडर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर कुछ प्लस sin स्क्वायर कुछ, कितना होता है? 1, तो प्लस 1। ठीक है, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r क्यूब अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब सुनना अभी, अब आप मेरी बात सुनना कि इस रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां को होगी। अब लिखता हूं डायरेक्शन ऑफ E। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है, तो सपोज दैट जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E है वो E1 के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। क्या एंगल बना रहा है? अल्फा। ये आप लोगों को क्लियर हो रहा है कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E1 के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। तो सुनना, हाँ, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती है, तो ये E2 है तो ये भी क्या हो जाएगा? E2। क्लियर? ये E2 है तो ये भी क्या हो जाएगा? E2। तो डायरेक्शन कैसे देखते हैं? मैंने आप लोगों को वेक्टर्स में बताया था क्लास 11 में कि डायरेक्शन कैसे देखते हैं। डायरेक्शन देखने के लिए सीधे इन राइट ट्रायंगल P, इसको Q बोल दो, इसको R दे दो, तो PQR में देखो डायरेक्शन कभी भी एंगल से पता चलती है कि अल्फा अगर आप लोग निकाल लोगे ना, अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री आई, तो आप समझ जाना कि रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 से 30 डिग्री एंगल पे होगा इधर को। अगर अल्फा की वैल्यू 45 आती तो समझ जाते ना कि E1 से 45 डिग्री में होगा रिजल्टेंट। तो अल्फा निकाल के डायरेक्शन पता कर सकते हैं। तो अल्फा कैसे निकलेगा? राइट ट्रायंगल PQR में देखो, इन राइट ट्रायंगल PQR, तो राइट ट्रायंगल PQR में tan अल्फा लगाते हैं। tan अल्फा इक्वल टू कितना होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर E2 है, बेस E1 है, तो tan अल्फा इक्वल टू आ जाएगा E2 अपॉन E1। अब E2 की वैल्यू और E1 की वैल्यू तो बताइए ना, मैंने को तो याद है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P साइन थीटा अपॉन R क्यूब, और इसकी वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, E1 की वैल्यू थी 2p cos थीटा अपॉन R क्यूब।
ये कैंसिल, पी से पी कैंसिल, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, तो क्या बच रहा है देखो, तो यहां से आ जाएगा tan अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, देखो एक तो 1/2 बच रहा है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना होता है tan थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना होता है tan थीटा, ठीक है। तो tan अल्फा इक्वल टू 1/2 tan थीटा, तो अल्फा इक्वल टू पता करना है, तो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 tan थीटा। तो कहीं ना कहीं यहां से हम लोग रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता कर सकते हैं, ठीक है। ये जनरल पोजीशन है, बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक मैंने आप लोगों को बताया, आप लोगों के सिलेबस में वैसे है नहीं, लेकिन अगर आप लोग नीट और अगर आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं तो इसलिए मैंने आप लोगों को ये बहुत ही कीमती और बहुत जबरदस्त टॉपिक बताया है, क्योंकि हर बच्चों के लेवल का होता नहीं है। आप लोग लास्ट तक आए हो तो जरूर आपने ये वीडियो देखी है और आप लोग लायक हो आईआईटी और नीट के, आप लोग पक्का निकाल सकते हो। अब देखना फिर ये जनरल पोजीशन के लिए है। अब मैंने इसको जनरल क्यों बोला पता है, क्योंकि आप इससे एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों के लिए निकाल सकते हो। देखो अगर आपको एक्सियल के लिए निकालना होता, तो बताओ एक्सियल में पी पॉइंट यहां पे होता ना, अगर ये पी पॉइंट यहां पे होता तो ये एंगल कितना होता 0, तो सीधी सी बात है इसी से एक्सियल और इक्वेटोरियल निकालते हैं। देखना फॉर एक्सियल, ये नोट है नोट, ठीक है। तो फॉर एक्सियल पोजीशन की बात करूं तो एक्सियल में अगर ये पी पॉइंट होता तो यहां होता, तो एंगल कितना होता 0, तो एक्सियल के लिए सीधे थीटा को कितना रखोगे 0 डिग्री। तो चेक करते हैं आता है नहीं आता है करके, ई एक्सियल के लिए निकालते हैं, थीटा को 0 रखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 1 + 3 कॉस स्क्वायर 0। तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है बताओ 1, तो 1 होती है, तो ये तो सीधे 1 से मल्टीप्लाई करोगे 3 को, इतना आ जाएगा। तो 1 + 3 कितना होता है 4 अंडर रूट से बाहर आएगा तो कितना आ जाएगा 2, तो 2p अपॉन आर क्यूब आया ना एक्सियल के लिए। और अगर बाई चांस इक्वेटोरियल के लिए निकालना होता तो ये पी पॉइंट यहां पे होता, p यहां पे होता, तो थीटा कितना हो जाता 90। ऐसे ही एट इक्वेटोरियल के लिए निकालते, इक्वेटोरियल के लिए सीधे थीटा को 90 डिग्री रखोगे, इसमें रखें, फिर ई इक्वेटोरियल इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 1 + कॉस स्क्वायर 90। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है बताओ 0, तो ये हट जाएगा, अंडर रूट 1 को कितना बोलते हैं 1, तो पी अपॉन आर क्यूब आया। तो चेक कर लो, ये अच्छा मिटा दिया, ई इक्वेटोरियल और ई एक्सियल का फॉर्मूला ये रहता है, तो निकल सकता है ना। तो बहुत ही कीमती, बहुत जबरदस्त जिंदाबाद वाला टॉपिक बताया था। खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।